38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में बोला गया तो देयर इज़ नो जुडिशियल रिव्यू। अगर किसी भी जैसे किसी ने भी अगर प्रेसिडेंट ने अगर डिक्लेयर कर दिया, मिनिस्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे डिक्लेरेशन मतलब नेशनल इमरजेंसी को, तो उसमें क्या होता है कि मतलब उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं आएगा, कोई कोर्ट, कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। जो इसके अंदर केस आया था मिनरेवा मिल केस 1980, उसने कहा था जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स वगैरह में चलते हैं उनको जितना पता है जजेस को उतना मिनिस्टर्स को नहीं होती है नॉलेज। इसलिए भी उन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू से कोर्ट जो है वो ये भी देख सकती है कि जो ये इमरजेंसी लगाई गई है एक्चुअली में ये इमरजेंसी लगनी भी चाहिए या नहीं। तो देयर इज़ अ कंसल्टेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल रिव्यू इज़ एसेंशियल फॉर द इमरजेंसी टाइम। उसके बाद टॉपिक आता है पार्लियामेंट अप्रूवल। अब मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये अप्रूव्ड होनी चाहिए पार्लियामेंट से, जो इमरजेंसी है दोनों हाउसेज से 1 मंथ के अंदर अंदर जब ये इशू हुई है। हाउएवर अगर लोकसभा कहते हैं डिसॉल्व हो जाती है इसके अप्रूवल से पहले, तो इसको ये तब तक सर्वाइव करेगा जब तक कि फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा जब तक मतलब 30 दिनों के अंदर अंदर जब तक लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग नहीं हो जाती, और ये उसके बाद फिर लोकसभा अपनी रिकमेंडेशन देगा। लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, जो राज्यसभा है उसकी अप्रूवल होनी चाहिए। अगर राज्यसभा ने अप्रूव ही नहीं किया उस इमरजेंसी को, तो उसके बाद फिर लोकसभा का तो कोई काम रह ही नहीं जाता। उसके बाद आता है पॉइंट, इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अगर अप्रूव्ड हो जाती है तो ये 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगी और एक्सटेंड भी हो सकती है इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए विद द अप्रूवल ऑफ एवरी 6 मंथ। लेकिन हर 6 मंथ के बाद जो ये वाली प्रोविज़न थी ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर आई थी। फिर आ रही है बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू जो ये होगी टोटल मेंबरशिप जो होगी हाउसेस की, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू कैसे, मतलब नॉट लेस देन 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोटिंग। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये कहा गया था, यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इनकी हाँ होनी चाहिए। फिर बात आती है रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लामेशन की। वो बोलता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने जो रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लामेशंस की प्रोविजंस दी थी, बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट्री अप्रूवल। प्रेसिडेंट को किसी भी टाइम अगर ज़रूरत नहीं है, डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, मतलब किसी भी टाइम के लिए जरूरत नहीं है पार्लियामेंट्री अप्रूवल की। फर्दर इफ़ लोकसभा परसूज़ अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूशन। अगर लोकसभा ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, तो अगर लोकसभा ने कह दिया कि नहीं उसने डिसअप्रूव कर दिया, तो प्रेसिडेंट को तब रिवोक करना पड़ेगा। हाउसेज शुड बी होल्ड विद इन बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रेसिडेंट ऑन हिज ओन कुड रिवोक एंड लोकसभा हैज़ नो कंट्रोल। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट कभी भी इसको रिवोक कर सकते थे, को लोकसभा का कोई कंट्रोल नहीं होता था। लेकिन आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लोकसभा का कंट्रोल, अगर वो लोकसभा ने अप्रूवल नहीं दी तो नहीं कंट्रोल जाएगा। उसके बाद आता है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लोकसभा शुड गिव अ रिटन नोटिस टू द स्पीकर और प्रेसिडेंट इफ़ हाउस इज़ नॉट इन द सेशन। 1/10 जो टोटल मेंबर होंगे लोकसभा के शुड गिव, उनको रिटन कंसेंट देनी, रिटन नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को या प्रेसिडेंट को अगर हाउस सेशन के अंदर नहीं है। उनकी कंसेंट जरूरी है आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द केस ऑफ रिवोकेशन ऑफ द प्रोक्लामेशन। उसके बाद द हाउस शुड बी हेल्ड विद इन 14 डेज फॉर द कंसिडरेशन। 14 दिन के लिए कंसिडरेशन के लिए हाउस को होल्ड पे रखा जाएगा। उसके बाद फॉर डिसअप्रूविंग रिक्वायर टू बी पास टू द, जो ये सारी प्रोविजंस थी वो सिंपल मेजोरिटी के तरीके से भी चलेगी, ठीक है। जो रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लामेशन है वो सिंपल मेजोरिटी से चलेगा। उसके बाद फॉर डिसअप्रूविंग रिक्वायर्स टू बी पास टू द लोकसभा ओनली। सिर्फ अगर लोकसभा ने क्या कहते हैं डिसअप्रूवल दे दिया जो उसके लिए चाहिए, वो सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। फॉर अप्रूविंग नीड टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर लोकसभा ने डिसअप्रूव कर दिया तो वो सिंपल मेजोरिटी से डिसअप्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर अप्रूव करा गया दोनों हाउसेस के द्वारा तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से किया जाएगा। 2/3 मेंबर्स की वोटिंग होगी और क्या कहते हैं मेजोरिटी जो होगी मेंबरशिप की वो देखी जाएगी। उसके बाद आते हैं हम अगला टॉपिक, इफ़ेक्ट्स ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। इनका इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर ये है
इफेक्ट करता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल लेवल के ऊपर। इसके बाद बोलता है वो जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें प्रेसिडेंट का आता है। इसके अंदर क्या होता है, सेंटर जो है एक्सटेंड टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट, सेंटर अगर चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकता है किसी भी स्टेट को डायरेक्शंस दे के। सेंटर कैन गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन, अगर वो चाहे तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है किसी भी स्टेट को, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर किसी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देना चाहें तो किसी भी स्टेट को वो दे सकते हैं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट इज़ ब्रॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर, जो स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर लाया गया है पूरा की पूरा जो कंट्रोल है सेंटर के अंडर। डू नॉट सस्पेंड, लेकिन स्टेट सस्पेंड नहीं होंगे, स्टेट अपना काम करेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले की प्रोविजंस में बताया था कि अगर कोई लॉ है, अगर जो सेंटर ने लॉ बनाया, स्टेट भी उसी टॉपिक पे लॉ बनाता है तो वहाँ पे सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, ना कि स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा। आगे आता है लेजिस्लेटिव के ऊपर, इसमें प्राइम मिनिस्टर सर आएंगे। पार्लियामेंट इज एम्पावर टू मेक द लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकता है स्टेट लिस्ट पे। सच लॉज आर इन ऑपरेटिव 6 मंथ आफ्टर एमरजेंसी, जो ये लॉज हैं वो ऑपरेशन में रहेंगे 6 मंथ, 6 महीने तक एमरजेंसीज के बाद। प्रेसिडेंट कैन इशू द ऑर्डिनेंसेज ऑन स्टेट लिस्ट, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट के किसी मैटर में ऑर्डिनेंस मतलब डिक्लेयर भी कर सकता है किसी भी लॉ को जो पास किया गया है। ठीक है, जो ये लॉ बनाए जाएंगे लेजिस्लेटर के अंदर 6 महीने तक ऑपरेशन में रहेंगे एमरजेंसी। बाद में स्टेट के ऊपर अगर उन्हें अच्छा लगता है कंटिन्यू करना तो वो करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। अगला आता है फाइनेंशियल। प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, प्रेसिडेंट चाहे तो वो मॉडिफाई कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का जो डिस्ट्रीब्यूट करना है रेवेन्यू को, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मॉडिफाई सेंटर और स्टेट के अंदर कैसे होगा प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। और जो ये मॉडिफिकेशन होंगी वो कंटिन्यू रहेगी टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, क्या इफेक्ट होता है जो लोकसभा की लाइफ होती है और स्टेट असेंबली का। लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म, जो उसकी जो लोकसभा की जो लाइफ होती है वो एक्सटेंड भी हो सकती है उसकी नॉर्मल टेन्योर 5 ईयर से ज़्यादा भी। लॉ ऑफ पार्लियामेंट फॉर 1 ईयर एट ए टाइम एनी नंबर ऑफ अ टाइम, जो लॉ होता है पार्लियामेंट का 1 साल तक एक ही टाइम के ऊपर चलेगा, तो वो किसी भी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए भी चला सकते हैं लेकिन डिक्लेयर करना पड़ता है। हाउएवर दिस एक्सटेंशन कांट कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी हैज सीज्ड टू ऑपरेट, ये इमरजेंसी के टाइम की जो प्रोविजंस है वो बता रहा है वो। हाँ, जो ये एक्सटेंशन होगी वो क्या कहते हैं 6 मंथ से ज़्यादा के जो पीरियड हो जाएगा उससे ज़्यादा, जब इमरजेंसी ख़त्म होगी उसके 6 महीने तक लोकसभा वो ऑपरेट रहेगी, उसके बाद चेंज करना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने 5th लोकसभा के टाइम पे एक्सटेंड की थी 2 बार इसको, वैसे कितनी भी टाइम हम एक्सटेंड कर सकते हैं लोकसभा का जो टेन्योर होता है। उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा था मुझे 50 दिन का वक्त दो, तो उसके तहत मतलब 2 बार ऐसा हुआ था कि जो इमरजेंसी जो थी एक्सटेंड की गई थी नेशनल इमरजेंसी, और इंदिरा गांधी के टाइम पर ही लगी थी। तो जो इफ़ेक्ट था लोकसभा और स्टेट असेंबली का वो ये हुआ था कि इमरजेंसी के टाइम पे अगर नॉर्मल टाइम भी अगर एक्सटेंड करनी पड़ जाए तो नॉर्मल टाइम से एक्सटेंडेबल इनको मिल जाता है। उसके बाद आता है आगे इफ़ेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसका फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इफ़ेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, ये बोलता है इफ़ेक्ट आर्टिकल 358 टू 359। ठीक है, 358 कहता है इसमें सस्पेंशन हो जाता है आर्टिकल 19 का, लेकिन 359 कहता है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट, सारे राइट फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होगा। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 बोलती है आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी आर्म्ड रिबेलियन। आर्टिकल 19 कहता है कि कैन बी सस्पेंडेड हो सकता है जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है ऑन द ग्राउंड ऑफ वार ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, वार या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन, लेकिन आर्म्ड रिबेलियन के टाइम के ऊपर 19 जो आर्टिकल है वो सस्पेंड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो आर्टिकल 359 है वो बोलता है ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को टू सस्पेंड द राइट टू मूव टू एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल
राइट ड्यूरिंग द एमरजेंसी, ड्यूरिंग द नेशनल एमरजेंसी। ये ऑथराइज़ करता है प्रेसिडेंट को जब किसी भी उसको किसी भी राइट को किसी हर या सारे किसी भी फंडामेंटल राइट को आप मतलब एनफोर्स नहीं कर सस्पेंड कर सकते हो एमरजेंसी के टाइम पे। फिर आर्टिकल 359 कहता है फंडामेंटल राइट एज सच आर नॉट सस्पेंडेड, सस्पेंड नहीं होते लेकिन वो एनफोर्स में आना ख़त्म हो जाते हैं। एनफोर्समेंट खत्म हो जाती है मतलब किसी का अगर फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो जाएगा एमरजेंसी के टाइम पे वो कोर्ट में नहीं जा सकता। उसके बाद ओनली दोज विच आर स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जो स्पेसिफाइड किए जाएंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर टू होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया, सिर्फ वही उन्हीं के, वो तो लगेंगे ही नहीं, वो तो इन्फोर्स हैं। अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया कि ये आर्टिकल्स जो हैं ये वाले फंडामेंटल राइट्स हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अंदर, उसने कह दिया ये एमरजेंसी के टाइम में काम नहीं करेंगे तो उसके जो खिलाफ कोई भी कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग नहीं जा सकती। अगला आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट कांट सस्पेंड, लेकिन प्रेसिडेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आया आर्टिकल 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकता। ओनली दोज लॉ रिलेटेड टू द एमरजेंसी, जो लॉ रिलेट करते हैं एमरजेंसी से सिर्फ वही सस्पेंड होंगे, जो लॉ एमरजेंसी से रिलेट करेंगे वो सस्पेंड होंगे। ऐसे नहीं है कि सारे के सारे जो वो है मतलब आर्टिकल वो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको डिसॉल्व कर दो, सॉरी सस्पेंड कर दो। देयर इज सम डिस्टिंग्विश बिटवीन 358 एंड 359। 358 बात करता है सिर्फ आर्टिकल 19 की, 359 बात करता है सारे फंडामेंटल राइट की जिसकी एनफोर्समेंट सस्पेंड की जाती है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा। आर्टिकल 358 वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19 को। आर्टिकल 359 डू नॉट सस्पेंड फंडामेंटल राइट, लेकिन ये इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट। फिर जो आर्टिकल 358 है ऑपरेट होता है इन केस ऑफ एक्सटर्नल एमरजेंसी, एक्सटर्नल एमरजेंसी केस में ऑपरेट होता है। और जो आर्टिकल 359 है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के टाइम पे ऑपरेट होता है। आर्टिकल 358 सस्पेंड करता है आर्टिकल 19 को फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द एमरजेंसी, लेकिन आर्टिकल 359 सस्पेंड करता है एनफोर्समेंट ऑफ उस फंडामेंटल राइट की फॉर अ पीरियड जो स्पेसिफाई की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये था हमारा नेशनल एमरजेंसी।